आप सभी को जानकारी हो गई होगी कि फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी सीपीओ एसआई के लिए। ठीक है, अब आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। देखिए, मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ जो कि आपको फॉर्म को भरते समय ध्यान रखना है, और यदि गलती हो जाती है तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कई बच्चों का ऐसा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ता है। मैं इस नोटिफिकेशन को शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और मुख्य बातों को यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दूंगा, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और टाइम से आपका सबमिट हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट दे दी गई है, 10 अगस्त है। ठीक है, और ये कहाँ पर चलेगा, 30 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, लास्ट डेट क्या दिया गया है, 30 अगस्त को रात 11 बजे तक दिया गया है। ठीक है, अब आप 23 आवर्स तक दिया गया है, यानी कि 11 बजे रात तक। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 30 अगस्त की रात 11 बजे तक का इंतज़ार कर ले रहे हैं। आपके लिए सुविधाजनक वही होगा कि आप 30 अगस्त से पहले ही फॉर्म को भर लें, क्योंकि लास्ट डेट में मोस्टली क्या होती है, साइट रुकने की, हैंग करने की या स्लो होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसका कि डर मौजूद रहता है। एसएससी इस बारे में खुद ही अपनी इस नोटिफिकेशन में बता चुका है। देखते हैं एसएससी ने कहाँ इस बात को इंडिकेट। देखिए, एसएससी ने खुद ही कहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड 8.6 नंबर पर अपने नोटिफिकेशन में, कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन दियर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन। ठीक है, आपको इस एसएससी खुद ही जो है इस बारे में इंडिकेट दे रही है कि आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट में उसकी वेबसाइट पे हैवी लोड होता है। इसलिए वहाँ पर क्लोजिंग डेज में इस वेबसाइट पर हैंग होना या उसके डिसकनेक्शन की, इनेबिलिटी की, फेलर की समस्या हो सकती है। इसलिए मैं सभी कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी 30 अगस्त से पहले ही जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप फिलअप कर लें, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना ना भूलें। एक मुख्य बात इसमें, एक बात और हम लोग याद रखेंगे कि इसमें देख इसमें एक सेक्शन नोटिफिकेशन में है हाउ टू अप्लाई का। तो हाउ टू अप्लाई को आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ना है। एक तो एसएससी की साइट के बारे में कह रहा है कि आप उस पर जा करके अप्लाई करेंगे। दूसरी बात कह रहा है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के लिए बात कर रहा है, कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाई जाएगी वो जेपीईजी फॉर्मेट रहेगी। उसका दिया गया है 20 KB से 50 KB में होना चाहिए। जब आप अपलोड करते हैं फॉर्म में तो वो ऑटोमेटिक बता देता है कि ये आपका साइज़ जो है इसमें ज़्यादा है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे मुख्य बात इसमें क्या है, द प्रॉपर फोटोग्राफ आपको इसमें अपलोड होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का आप कैप लगाकर या स्पेक्टेकल्स लगा करके आप फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे, क्योंकि आपकी फ़ोटो तो वो ले लेगा, लेकिन बाद में वो फ़ोटो रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है कि कह रहा है कि द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। कुछ लोग सोचते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है, हम 2 साल पहले का भी लगा के आके दिखा के चुके हैं। ऐसा नहीं है। आपने मान लीजिए कोई फ़ोटो लगा दी, मान लीजिए 2 साल पहले की, 2 ईयर्स पहले की है। ठीक है, फॉर्म तो एक्सेप्ट हो गया आपका, लेकिन जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये फ़ोटो आपकी मैच नहीं कर रही। उस समय आपको बहुत समस्या होती है। कई लोगों के साथ ये समस्या हुई है कि मैच नहीं कर रही है, तब फिर वहाँ पे आप जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, एग्ज़ाम लेट होता है या एग्ज़ाम देने से आपको रोका जा सकता है। कई प्रकार की समस्याएं आपकी वहाँ पे सामने आ सकती हैं। इसलिए पहले से ही एसएससी ने एडवाइस किया है कि आप मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा का इसमें ओल्ड फ़ोटो ना लगाएं, अपलोड करें। ठीक है, और देखिए एसएससी ने कहाँ पे वार्निंग इशू करी है, कहा है कि द इफ़ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज़ नॉट अपलोडेड बाय अ कैंडिडेट हिज और हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। उसका कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जा सकता है। स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ आप एनेक्सर जो है 11 में आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार की फ़ोटो इसमें एक्सेप्टेबल है और नॉन एक्सेप्टेबल है। ये कुछ बातें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद आपको इसमें स्कैन सिग्नेचर भी लगाना है, जो कि वो भी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, आपको इस बात को याद, ये तो मुख्य बातें रहीं जो आपको फॉर्म भरते समय याद रखना है। ठीक है, एक और भी मुख्य बात है जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। एंड तक आप वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा। उस बात को भी आपको याद रखना है फॉर्म भरते समय, इसलिए आप इसको एंड तक जरूर सुने। अभी देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन की डिटेल क्या है। इस डिटेल को आप समझ लीजिए कि इसमें देखिए, पहली बात तो आप इसके लिए जो एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें जो आपको पोस्ट मिलेगी
वो पोस्ट जो है वो लेवल 6 की होगी, ठीक है। इसको आपको मालूम होना चाहिए। और वो कैसी होगी, नॉन गैसेट होगी, लेवल 6 की होगी। जो मतलब पहले के जो ग्रेड पे होता था उसमें लेवल 6 को जो है 4200 ग्रेड पे बोलते थे, ठीक है, आप लोग ने सुना होगा। तो अब इसमें वो लेवल 6 का हो गया, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो होती है वो आपको मिलेगी CAPF में। इसमें आपको पता ही है कि आर्म फोर्सेस होती हैं। आर्म फोर्सेस में जैसे कि आपको कौन कौन से हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, ITBP, BSF, इनमें आपको सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। ये GD है, यानी ग्राउंड ड्यूटी का होता है, ठीक है। इसमें देखिए GD और मिनिस्ट्रियल दो पोस्टें भी होती, दो अलग अलग पोस्टें होती हैं। तो आपको इसमें GD का मिलना है, जो कि ग्राउंड ड्यूटी यानी मेन फोर्स के जो बंदे होते हैं वो इसी से आते हैं, ठीक है। तो आपको ये इसकी हैंडसम सैलरी है, इसलिए आप इसमें आप बेझिझक इसमें अप्लाई करिए और ज्वाइन करिए, ठीक है। अब इसमें देखिए दिल्ली पुलिस की भी फोर्स अप्लाई इसमें वैकेंसी रहती है। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मेल ऑब्लिक फीमेल दोनों के लिए दिल्ली पुलिस भी इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट कराता है। ये भी आपका क्या रहता है, लेवल 6 का रहता है, ठीक है। और ये ग्रुप C, दिल्ली पुलिस में ग्रुप C के नाम से जाना जाएगा। ग्रुप C के नाम से घबराइए मत, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ग्रुप C के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इसमें वैकेंसी जो दी गई है वो वैकेंसी क्या है कि आप समझ लीजिए इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में मेल की जो कैटेगरी है अनरिजर्व के लिए 79 दी गई है। टोटल कितनी है, 103 है। और एक्स सर्विसमैन की 6 है, स्पेशल कैटेगरी की 6 है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की 12 है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अनरिजर्व में ये है, ठीक है। और ओपन है 79, और उसमें अनरिजर्व में भी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक कैटेगरी और आ गई है EWS में देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन कोई भी EWS में नहीं वैकेंसी है, और ना ही केवल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की कोई EWS में वैकेंसी है। ओपन वैकेंसी जो है 23 है, ठीक है। और ओपन में आप देख लीजिए OBC में 42 है, SC की 24 है, ST की 12 है, और 23 है। टोटल 180 वैकेंसी यहाँ पर दिल्ली पुलिस में है। ओवरऑल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी 228 है, ठीक है। अब आप ये केवल मेल कैंडिडेट की बात मैंने की थी। अब देख लीजिए इसमें है फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है इसमें ओपन वैकेंसीज़ कितनी हैं, 112 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ठीक ठाक वैकेंसी इस बार दिल्ली पुलिस में निकली है। मन से प्रिपरेशन आपको करना है, ठीक है। आपको इसमें आपको प्रिपरेशन करने के लिए मेरा इसी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करेंगे। इसमें मैं लगातार वीडियो बना के डाल रहा हूँ जो आपकी इस प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा और श्योर सिलेक्शन आपको कराएगा। मेरा खुद ही मैंने SSC सीजल में मैथ्स में 3 बार क्वालिफाई, मैंने पूरा SSC सीजल 3 बार क्वालिफाई किया हुआ, मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑलरेडी हूँ। और मैंने SSC मैथ्स में 193 200 आउट ऑफ 200 में मेंस में आए थे, ठीक है। तो आप भरोसा रखिए और कंटिन्यू करिए, मैं आपको इसमें मैक्सिमम दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन इसमें श्योर हो सकेगा। SSC CPO, SSC सीजीएल दोनों के लिए, ठीक है। आपको यदि रिक्वायर कोई PDF चाहिए होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए टेलीग्राम लिंक है, चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है ASC, अनन्या स्टडी सर्किल का ASC, फिर स्पेस है 365, फिर से स्पेस है, फिर उसके बाद है नॉलेज, ठीक है, KNOWLEDGE, और फिर है ग्रुप। तो इसमें आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी नया ही ये बना है, ग्रुप है, लास्ट में लिखा हुआ है GROUP, ठीक है। नया चैनल बना है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे करके। इसमें आपको सारा PDF मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएगी, MCQ मिल जाएगा जो कि टीचर्स बेस्ड होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिए जाएंगे आपको, और प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा। आपके डाउट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप वीडियो में जो भी डाउट्स लिखेंगे कमेंट करके, उन डाउट्स के बेस्ड पर ही जो है नेक्स्ट वीडियो मेरा बेस्ड रहेगा, ठीक है। आप लोग इस अनन्या स्टडी सर्किल को फॉलो करते रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि नॉर्मल वैकेंसी की बात करते हैं। तो नॉर्मल वैकेंसी आप देख लीजिए, BSF में निकली है, CISF CRPF सबके लिए अलग अलग वैकेंसी इसमें दी गई है, ठीक है। हैंडसम वैकेंसी इसमें दी गई हैं। अब देख लीजिए CRPF में कितनी बल्क में वैकेंसी, 3111 जो है यहाँ पर वैकेंसी शो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है क्या बोलते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करिए और मन से पढ़िए, सिलेक्शन आपका श्योर होगा, ठीक है। और इसमें मुख्य बात में मुख्य बात है एज लिमिट से। एज लिमिट कैंडिडेट की कितनी है, 20 से लेके 25 साल तक होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 तक जो है वो 1 जनवरी 2022 तक उसकी 20 से 25 साल होनी चाहिए। मोटा मोटा उसने ये बता दिया है कि 2 जनवरी 1997 से पहले वो उसकी बर्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 1 जनवरी 2002 के बाद की उसकी बर्थ नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि 2 जनवरी 1997 का पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ तक कि 1 जनवरी
97 का भी यदि पैदाइश है तो वो भी एलिजिबल नहीं है, 96, 5, 4 ये कोई भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 1/1/2002 के बाद कि उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 जनवरी 2002 का पैदाइश है या उसके बाद का पैदाइश है तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और रिलैक्सेशन दिया गया है वो SC ST के लिए 5 ईयर्स के लिए, OBC के लिए 3 ईयर्स के लिए, वो नॉर्मल है जैसे दिया जाता है सभी एग्ज़ाम में, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स देखिए लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो वो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 30 ईयर्स जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC के लिए 33 एज के लिए दिया गया, SC ST के लिए 35 एज के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जिनकी 3 ईयर्स की रेगुलर सर्विस वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इस बात को आपको याद रख, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरते समय इन सभी बातों को याद रखना है आपको, ताकि आपका फॉर्म जो है कैंसिल ना हो। देखिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर रहा है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए आपके पास बैचलर डिग्री जो है वो मिली होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में आप क्वालिफाई होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई होना चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट में कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए एक पॉइंट इसमें ये भी दिया गया है कि किसी के पास यदि अभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिग्री नहीं है परंतु ये 30 अगस्त तक वो डिग्री आ जाती है 2022 तक, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एंट्रेंस पैट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, ठीक है, एज मार्कशीट वगैरह ये सब आपको ओरिजिनल में वहाँ पर देनी पड़ेंगी। और इसमें आपको ध्यान रखना है मुख्य बात कि ये जो है एज अ प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर, हाँ, या 30 अगस्त 2022 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, चाहे उसके पहले हो या 30 अगस्त 2022 तक हो, वो सब इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। देखिए ये मुख्य बातें थी आपके इस फॉर्म भरने के लिए, आपको इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए मैं कह रहा था कि लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बताऊंगा, वो पॉइंट है OBC सर्टिफिकेट के संबंध में। जो भी कैंडिडेट OBC से हैं उसमें इसमें ध्यान रखें कि दिल्ली पुलिस के लिए जो ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस SI के लिए, उनके पास जो है OBC का सर्टिफिकेट जो है वो GNCTD, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इस गवर्नमेंट के द्वारा वो सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली, ठीक है। किसके लिए? जो SI इन दिल्ली के लिए है। और यदि उनके पास नॉर्मल जो OBC सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, मान लीजिए वो GNCTC से नहीं है, पुलिस फॉर, देखिए क्या लिखा है, समझ लीजिए पूरी बात कि OBC सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ GNCT टू कैंडिडेट्स और OBC लिस्टेड बाय GNCT बट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो वो GNCTD में तो है लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो वो दिल्ली पुलिस SI के लिए तो एलिजिबल होगा OBC सर्टिफिकेट में, लेकिन बाकी के लिए क्या हो जाएगा? अनरिजर्व के लिए होगा। इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो दिल्ली रीजन में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रीजन में रहते हैं और उनको GNCTD के द्वारा जो है मिला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के द्वारा उनको OBC सर्टिफिकेट मिला हुआ है, परंतु वो सेंट्रल लिस्ट की OBC सर्टिफिकेट में नहीं आता है, तो वो अपने आप को जो है वो अनरिजर्व माने दूसरी पोस्ट के लिए, दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त। मतलब यदि दिल्ली पुलिस की पोस्ट भर रहे हैं तब तो आप अपने आप को OBC में मान सकते हैं, लेकिन यदि दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त दूसरे जो BSF है हो गए, CISF हो गए, CRPF हो गए, इन सब के लिए वो क्या होंगे? अनरिजर्व होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि बाकी सब चीज़ों के, बाकी सभी के लिए हम जो है क्या बोलते हैं कि OBC कैंडिडेट होंगे, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, आपको बाद में एग्ज़ाम से निकाला भी जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि GNCTD के द्वारा जो OBC सर्टिफिकेट है उस लिस्ट में भी है और सेंटर में भी है, तब तो आप सभी के लिए OBC हैं। लेकिन यदि सेंट्रल लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए तो OBC हैं, बाकी किसी दूसरी पोस्ट के लिए अनरिजर्व में आते हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको इसमें बता दी। अब आप सभी लोग इसमें ध्यान रखिए कि फॉर्म को एकदम ध्यान से फिलअप करेंगे और बिफोर लास्ट डेट फिलअप करेंगे, और क्योंकि ये पहला पड़ाव होता है आपका किसी भी सिलेक्शन को लेने के लिए, अच्छे से फॉर्म भरा होना चाहिए। फॉर्म आखिरी में ये चेक किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे। मेरे इसी अनन्या स्टडी सर्किल 365 चैनल पर तैयारी मैं कराऊंगा और आप भरोसा रखिए, मैं आपको कंप्लीट सिलेक्शन इसमें करा दूंगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में। अभी आप लोगों को अग्रिम बधाई कि आप अच्छे से फॉर्म भरें और अच्छे से सिलेक्शन प्राप्त करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।